नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं सबीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बहुत सी अहम खबरें जो डिस्कस करने हम जा रहे हैं और यकीनी तौर पर सियासत का महाज गर्म है। ज़्यादातर खबरें सियासी मैदान में जो इस वक्त सियासी जमातें मौजूद हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। कुछ खबरें ज़ाहिर है अदालत से भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो भी आने वाले दिनों का तयन करेंगी कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा होने क्या जा रहा है। तो इस सब पे बात करेंगे जनाब। एक तो हम ये इस वक्त देख रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। नए चेयरमैन का नाम उन्होंने नामजद कर दिया है अपने तौर पर और वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, उनके वकील भी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उनको भी एक कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में उनको बरी कर दिया है। और अब अगला जो उनका एक बाकी रह गया था रेफरेंस अल-अज़ीज़िया, उसकी भी अब हियरिंग के लिए समाअत फिक्स हो चुकी है 7 दिसंबर और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इस रेफरेंस से भी बरी हो जाएंगे, इस केस से भी बरी हो जाएंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब के लिए मैदान अब साफ है। तो क्या तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं? पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। कोयटा में उन्होंने जलसा किया, एक अच्छा जलसा किया, यौम तासीस वहाँ पर मनाया है, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा नाम पीपल्स पार्टी में वहाँ पर शामिल नहीं हुआ है। तो क्या बलूचिस्तान में भी कुछ सियासी करवट हम देखेंगे? आइंदा इंतखाबात में इसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन जहां हम एक जानिब ये बात कर रहे हैं वहीं पर ये भी फिर से खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन कहीं फिर से डिले तो नहीं हो जाएंगे। और अब तो एमक्यूएम की जानिब से भी ऐसा ही बयान सामने आया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि इस बात की कानून साजी होनी चाहिए और यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिलाई हुकूमत, दही हुकूमत, शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, मुकामी हुकूमतें इंटैक्ट ना हो, उस वक्त तक आम इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की आपस की बयानबाजी भी जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकेंगे। उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। आपका फैसला आपके लिए वो फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। तो ये आपने सुना, सियासी जमातों की बयानबाजियां भी जारी हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। ये सब भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इस पर डिस्कशन भी करते जाएंगे। प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे। लेकिन बात का आगाज़ करती हूँ मैं इमरान साहब से। इमरान साहब, इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक जो रेफरेंस था एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का केस, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उससे भी मियाँ साहब बरी हो गए हैं। नैब ने बिल्कुल वो सारा जो केस है उसको क्लियर करवा दिया है एक तरह से मियाँ साहब के लिए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, उनके लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के लिए रुकावटें दूर नहीं हो चुकी। देखिए, मुझे ये बताएं कि आज तक कौन सा बड़ा आदमी है, कौन सी बड़ी मछली है, कौन सा बड़ा सियासतदान है, कौन सा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें पाकिस्तान में किसी को सज़ा हो गई हो? नैब ने क्या किया? अभी आपने देखा होगा कि हम न्यूज़ की इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है उसने एक रिपोर्ट की कि नैब ने खर्च कितना किया और उससे रिकवरी क्या हुई। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 8 साल में 27 अरब रुपए नैब ने खर्च किए हैं। अब मुझे बताएं कि 27 अरब रुपए जो हैं उसके बाद मिला क्या? ठेंगा। किसी का एक पाई भी हाई प्रोफाइल केस में रिकवरी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ ये मियाँ नवाज शरीफ की बात कर लें तो ये जो मामला है पनामा केस वाला, इस एक केस पे वो मुश्तरका तहकीकाती टीमें हों, वो एसेट रिकवरी यूनिट हो जिसमें शहजाद अकबर साहब और उनकी टीम 41 गैर मुल्की दौरे भी कर चुकी। हाँ जी। उसके अलावा वो गैर मुल्की फर्मों की जो खिदमात ली गई, तो टोटल इस एक केस पे 1 अरब रुपए से ज़्यादा मुबैना तौर पे हुकूमत पाकिस्तान का, मेरा आपका, गरीब आवाम का खर्च हुआ। तो बाद में बाइज्जत बरियत। मामला ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सारे जो मामलात हैं इसमें आप देख लें कि आखिरकार मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो साबित ये होता है कि सिर्फ सियासी तौर पे मुकदमात बनाए जाते हैं और उस वक्त बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा के लोगों को बता दिया जाता है भाई बड़ा ये तो इन्होंने बड़े करप्ट थे, और बाद में ऐसे लकूने वहाँ खुद छोड़ दिए जाते हैं कि किसी पे कुछ साबित ना हो सके। ठीक, यानी वो हाथ में ही रहते हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं वो हाथ में रहती हैं। यही नहीं, मुझे आप ये बताएं, जब ये नैब का मामला हुआ और ये सारी चीज़ें हुई
तो वजारत कानून से कह के कानून पास हुए और वजारत कानून ने 24 एहतसाब अदालतें भी बनाई, उनमें 69 के करीब जजेस भी, मोहतरम जज साहबान भी तैनात किए, 80 करोड़ से ज्यादा उस पर भी खर्च हो चुका है। ठीक बात। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आपने अरबों रुपए खर्च कर तो फिर क्या होना चाहिए? नैब बंद हो जाना चाहिए? वैसे PMLN के मुख्तलिफ रहनुमा ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो ये इदारा हम खत्म कर देंगे, खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, PMLN या PTI की बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि नैब, FIA, पुलिस, ये सारे इदारे बंद हो जाए। उसकी बुनियादी वजह है कि अगर इन तहकीकाती इदारों ने करना ही कुछ नहीं तो फिर बंद ही कर दें, फिर कम से कम कौम का पैसा इस पे जाया तो ना हो। एक इदारा हो लेकिन जो काम विक्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, चाहे कोई भी इदारा हो, बिल्कुल ठीक है। और अब तो खैर मीडिया ट्रायल भी चलता रहता है, साथ साथ हम देखते हैं जो अदालतों में ट्रायल चलता है। लेकिन चौधरी साहब, आप समझते हैं ये इतना ही वीक केस था और इसमें वाकईतन जिस तरह से इमरान साहब ने बताया इतने अरबों रुपए खर्च करके भी कुछ नहीं मिला, इसलिए बाइज्जत बरी हो गए मियां साहब? नहीं, जो पनामा का स्कैंडल था समीना, ये कोई पाकिस्तान के किसी लोकल मीडिया चैनल या अखबार ने नहीं गढ़ा था। ये इंटरनेशनली एक जो सहाफ़ियों की तंजीम है उसमें उसकी जो तहकीकाती स्टोरी थी जो कि एक जर्मन अखबार ने शाया की, और उसके नतीजे में ये आगे मामला चलने शुरू हुए। दुनिया में अगर इस किस्म के केस हों और वो प्रोसिक्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और इल विल के साथ वो मिल जाए और ना प्रोसेस करे, यानी 1 मिनट से भी कम अरसे में, जो कोर्ट रिपोर्टर बताते हैं 1 मिनट में से भी कम अरसे में अपील वापस ली गई और हाथ झाड़ के अरबों रुपए का जो खर्चा है, करोड़ों रुपए का जो आवाम का पैसा खर्च हुआ तहकीकात के ऊपर, उससे हाथ जोड़ के जो है वो सारे नीट एंड क्लीन होकर। लेकिन इससे तो ये भी पता चल रहा है कि जब उन्होंने अपील ही वापस ले मौला अली का कॉल है। ठीक जी, आप कर लीजिए कंप्लीट। जी चौधरी साहब। तो मौला अली का कॉल है कि ताकतवर का एहतसाब नहीं होगा तो मुआशरा तबाह होगा, और माशरे को ठीक करना है तो ताकतवर का एहतसाब करें। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि गरीब लोग जो हैं, आप जेलों में चले जाएं, आप लोग को सिसकते हुए, तड़पते हुए, भूख और नंग नज़र आएगी, आपको वहाँ पे उमरा नज़र नहीं आएंगे। और पाकिस्तान आजकल काफी नजर आ रहे हैं वैसे। ये है लेकिन चौधरी साहब, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, ट्रू दैट। लेकिन जो चौधरी साहब ने बात की वो उसमें तो कोई मेरा ख्याल है उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन इससे तो अब ये भी लोग डिमांड करते नजर आ रहे हैं कि भाई अगर आपने यही करना था, अब जहां उन्होंने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही केस नहीं लड़ा है तो जाहिर है वो फिर अपील भी क्या करेंगे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। नैब प्रॉब्लम ये है कि क्या फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से हाथ झाड़ के, जैसे चौधरी साहब ने कहा, खड़े हो गए हैं, और इस तरह तो फिर कौम का पैसा ज्यादा आपने जो जाया किया उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई? सब उनके खिलाफ भी समीना कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो इस बात पे 1000% कन्विंस्ड हूँ कि जब केस बनाते वक्त ही इस तरह के लकूने छोड़ देते हैं कि उसमें सजा। लेकिन इमरान साहब, इससे मसला तो ये है कि सीखने के बजाय तो हम तो फिर वही दायरे का सफर कर रहे हैं। अभी आज ही की खबर है कि नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसमें मजीद भी काफी लोग नामजद किए, उनके अहलिया समेत, शहजाद अकबर साहब समेत। तो इसका मतलब है एक और नया रेफरेंस दायर हो गया। अब इसकी मजीद तहकीकात होंगी। इसके भी चूंकि ताने बाने बरतानिया से जा मिलते हैं तो फिर इसका मतलब यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये भी एक वही आप समझते हैं कि सियासी केस है। बिल्कुल यही है, और इसका जवाब ये है जो आप पहले सवाल कर रही थी कि अगर एक दफा किसी ऐसा मुकदमा बनाने वाले या झूठा रेफरेंस बनाने वाले को सजा मिल जाए ना तो आगे से कोई जुर्रत नहीं करेगा। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो बड़ा करप्शन का राग लापते थे, आज जो ये चीज़ें आ रही हैं, अगर ये साबित हो जाती हैं या नहीं होती है तो फिर मैं कहता हूँ कि कुछ साबित नहीं होगा। लेकिन जो सामने चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है सब इस समाम में नंगे हैं। वो पहले उनकी स्टोरियां सुनाते थे, आज बुशरा बीबी की हों, फरा गोगी की हों, खान साहब की हों, सारी ये वाले उनकी स्टोरियां सुनाई जा रही। यानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला है जो 76 साल से चलता चला जा रहा है। चौधरी साहब, जो अलकादिर ट्रस्ट का एक आपको अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग केस है खान साहब के अगेंस्ट और इसके ऊपर बिल्कुल रेफरेंस दायर होना चाहिए था। देखिए समीना, देखना ये होता है नैब के रेफरेंसेस में
जितनी भी चीज़ें होती हैं नैब के लॉ में देखना होता है कि बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल गेन क्या है। फाइनेंशियल गेन तो कुछ भी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं गवर्नमेंट को तो उसमें फाइनेंशियल लॉस और गेन क्या होगा, ये बात जो है ये मेरा ख्याल है उसका फैसला हो भी गया है समहाउ कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा भी लग रहा है कि जी हाँ, वो ट्रांसफ़र हो गया है तो फिर उसके बाद नुकसान क्या हुआ है, कौमी ख़जाने को क्या नुकसान हुआ है। 190 मिलियन पाउंड आए हैं और वो साबित करना बैरियर टाउन की जिम्मेदारी है कि वो कहें कि ये पैसे उनके हैं, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के नहीं हैं। अगर उनके पास ऐसे सबूत हैं तो वो अदालतों में जा सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई भी इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके लोगों को इलेक्शनों से दूर रखने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है कि की जा रही है, ताकि एक मखसूस पार्टी के उम्मीदवारों को जो है वो रन थ्रू दे दिया जाए और उनके मुकाबले में लोग ना आए जो कि उनका मुकाबला कर जो बात आप चौधरी साहब कर रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के भी तहफ्फुज़ात हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बल्कि लग रहा है कि पीएमएलएन को फेवर किया जा रहा है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी काफी एक्टिव है बलूचिस्तान में, खासतौर पर डेरे भी जमाए हुए हैं, यौम तासीस भी वहां पर मनाया उन्होंने, बिलावल भुट्टो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो पीपल्स पार्टी के आगे की हिकमत अमली क्या है, मुख्तलिफ मामलात पर उनका मौक़िफ़ क्या है, जानना बड़ा जरूरी है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, यहीं से बात का आगाज कर लेते हैं। जो अभी चौधरी साहब बात कह रहे थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा है वो काफ़ी सारी जमातें ऑलमोस्ट कर रही हैं और पीपल्स पार्टी ने भी इसको मेंशन किया है इलेक्शन कमीशन को भी कि भाई एक जमात ऐसे लग रहा है कि वो ज़्यादा फेवर की जा रही है। तो स्टिल आप लोग ये बिलीव करते हैं कि एक जमात फेवर की जा रही है? आप लोगों को कहाँ पर रोका जा रहा है कहीं? देखिए, इलेक्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि इसमें कहाँ रोका जा रहा है, ये सिर्फ गिरफ्तारियों के जरिए नहीं रोका जाता, ये तरक्याती कामों के जरिए भी रोका जाता है। ये हलकों के अंदर ब्यूरोक्रेसी, थाना कचहरी, पुलिस, वहाँ पे फेवरेट तबादले, डीसी एसपी किसके काम करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लिहाजा इसके ऊपर बहुत सारा मुबाहिसा हो चुका। बिल्कुल हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ है कि एक जमात को फेवर और बाकियों को नहीं। और हम बिल्कुल पीटीआई के लिए भी कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं उनके केसेस ओपन कोर्ट्स में ट्रायल करें। अगर कोई सजावार होता है तो हो, लेकिन बाकी लोग जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है उनको फ्री हैंड देना चाहिए। और अगर उनके लहजे तल्ख हैं, उनके जबान तल्ख है, वो हमारे भाई बहन बच्चे हैं, तो उनको उनके साथ आर्गूमेंट करना चाहिए। उनको राइट तो डिनाई नहीं हो सकता। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि आपके कोई पार्टिसिपेंट, मैं उनकी आवाज नहीं पहचान सका, वो फरमा रहे थे कि अल कादर ट्रस्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के फरोग के लिए बनाया गया एक इदारा है। और फैसल चौधरी साहब कह रहे थे, फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। जी 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 फैसल चौधरी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। फैसल चौधरी साहब तो हर केस भरपूर तरीके से जानते हैं, इसकी इची बीची जानते हैं। उसकी बड़ी सिंपल तफसील ये है कि ये इलीगल मनी था जो इंग्लैंड में बरतानवी हुकूमत ने अनर्थ किया, वहां पे उनके अकाउंट फ्रीज हुए और ये पैसा जो बाहर गया होता है इलीगल मनी, ये वापस उन हुकूमतों को दिया जाता है जिन मुल्कों से वो पैसा बाहर फ्लाई करता है। तो वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन उस वक्त काबीना की मंजूरी करा के, अगर ये पैसा बिल्कुल उनका अपना था रियाज मलिक साहब का, तो उसके लिए काबीना की जरूरत नहीं थी मंजूरी की। काबीना से एक फर्जी सी मंजूरी करा के और इस पैसे को शहजाद साहब के जरिए, शहजाद अकबर के जरिए एक डील तय की गई एग्रीमेंट करके, और बरतानवी जो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उनके साथ मुआहदा करके वो पैसा मलिक रियाज साहब को जो फाइन हुआ था, वो फाइन की रकम के तौर पे मलिक रियाज साहब को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो पैसा वो सुप्रीम कोर्ट के फाइन अकाउंट में गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कराची की बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के लिए 460 अरब रुपए का फाइन किया था। लिहाजा इशू ये था कि वो पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना था वो मलिक रियाज के को मिला,
और उनके उस अकाउंट में जाके एडजस्ट हो गया। साहब ये पैसा लंदन में पे किस सिलसिले में किया गया था? ये पैसा लंदन में पे नहीं हुआ था, ये पैसा लंदन में मलिक रियाज साहब की फैमिली मुख्तलिफ जराए से लेके गई थी और एनसीए ने वो पैसा डिटेक्ट किया था और उस पैसे को अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान के पास लेकिन सर ये डील क्या थी? मैं अर्ज कर देता हूँ, ये हसन नवाज साहब ने प्रॉपर्टी बेची थी इन्फ्लेटेड प्राइस पे, वो जो उसकी पेमेंट है वो इसमें की गई थी, तो नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी जो साहबजादे हैं उनकी और अली रियाज साहब की डील थी जिसके सिलसिले में ये पैसे दिए गए। बारी बारी सर, बारी बारी बात करें। जी कोई गुफ्तगू का तरीका नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, आपने दरम्यान में बोलना शुरू कर दिया, ये कोई तरीका है? जी आप कंटिन्यू करें कायरा साहब। वो आप ही को वो बता रहे थे जो आप कह रहे थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, मैंने सारा केस पढ़ा हुआ है जी। वो जी इस तरह तो वो अपनी पैसा उनका जो मुख्तलिफ अकाउंट्स में से वो पैसा मुल्क से बाहर लेके गए, ये पैसा वहां उनके अकाउंट्स में पार्क था और बरतानवी हुकूमत ने, उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा। ये किसी डील का हिस्सा नहीं था, ये पाकिस्तान से गया हुआ इलीगल पैसा था और वो पैसा जब को पकड़ा जाता है पैसा तो क्लेमेंट सरकार आपकी पॉइंट आपका काफी क्लियर हो गया कायर साहब, मुझे समझ में आ गया। लेकिन आप नहीं समझते अगर इसको हम सर, मेरी भी एक थोड़ी सी प्लीज इसमें रिक्वेस्ट सुन लीजिए। आपको नहीं महसूस होता कि ये फिर छोटा सा मैं एक वजाहत कर दूं, क्योंकि बड़ी तफसील से बात हुई। अल कादर ट्रस्ट के ऊपर हुआ ये कि पहले ट्रस्टी कुछ और थे, अब सिर्फ खान साहब और उनकी अहलिया ट्रस्टी हैं और ये 450 कनाल जमीन मलिक रियाज साहब ने उनको दी, उन्हीं दिनों में दी, और 200 कनाल जमीन फरा गोगी साहिबा को भी दी गई। ये अलेजिडली 650 कनाल जमीन है और साथ कुछ कैश रकूम का इल्जाम है जो इस 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन ये अरबों रुपए बनते हैं, ये 50-60 अरब, तो उसके इवज ये दिया गया है सारा कुछ इस एडजस्टमेंट में। ठीक है, चलिए अब बहरहाल हम तो, मैं आपसे ज्यादा वैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो पीपल्स पार्टी के उसके हवाले से बात करना चाहती है। ये मामला सब जुडिस है, वीसी के कोर्ट इस पे क्या डिसाइड करती है? मैं कायरा साहब से एक सवाल जरूर करूंगा। कायरा साहब, आपको जो इंतखाबात हैं वो बर वक्त होते दिखाई देते हैं? अब तो एक पिटीशन भी आ गई है और अब तो एमक्यूएम ने भी कह दिया कि मुलतवी की जाए। देखिए, मैं बड़ी माजरत से आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप अपनी अहलिया और अपने मियाँ से कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं सर, लेकिन इस पे अब देखिए ना, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये पिटीशन जो आ गई है और ये एमक्यूएम का मुतालबा खालिद मकबूल सदीकी साहब का, तो इससे क्या वैसे लॉजिक क्या लग रही है आपको? वो क्यों ऐसा मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, उनके अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होंगी जी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कोई डिले होने का अमकान है। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और इलेक्शन में तमाम जमातों को मासिवाए उन लोगों के जो किसी जुर्म में मुलव्वस है, बाकी सबको इंडिपेंडेंटली हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए। अच्छा, कायरा साहब, ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुत्तहिदा के साथ मिलकर 18वीं तरमीम पर कानून साजी करेंगे। कुछ आपसे भी बात की है? 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी इसको लेकर के काफी सेंसिटिव भी होती है हमेशा। किस टाइप की चेंज लाना चाहते हैं उसमें PMLN, और क्या आपको मंजूर होगी किसी टाइप की भी चेंज 18वीं तरमीम में? देखिए, ये ना बेवक्त की रागनी है। 18वीं तरमीम तो अब कोई चीज नहीं है ना, अब 18वीं तरमीम नहीं है, बल्कि ये आइन है। आइन के अंदर एक तरमीम हुई, उसका नाम 18वीं तरमीम था, उसके बाद कई तरमीम हो गई, तो अब वो आइन है। आइन के अंदर कोई फर्दर उसको अमेंड करना चाहता है, किसी जमात की ख्वाहिश है, वो बिल्कुल इलेक्शन आ गए हैं, वो अपना मैनिफेस्टो में लेके आए, वो बिल्कुल कौम के सामने अपना रखे, हम भी अपना नुक्ता नजर रखेंगे, और अगर किसी के पास ये मेजोरिटी हुई तो आइन अमेंड हो सकता है, आइन के अंदर तरमीम हो सकती है। लेकिन जिस चीज को अटैक किया जा रहा है, जिसको फोकस किया जा रहा है, जिसको 18वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ है, उसका डायरेक्ट 18वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं है, वो है NFC, वो है सूबाई, वो जो मरकजी महासल है जो सूबों में तकसीम होते हैं, उसके फार्मूले को तब्दील करने की बात की जा रही है कि मरकज के पास वसाइल थोड़े हैं और सूबों के पास ज्यादा है, उसको छेड़ने की बात की जा रही है। और उसके ऊपर तमाम सूबों का इत्तेफाक होना, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इशू है, वो वहां बात होनी है। लेकिन ये बहुत हसास इशू है, इसके ऊपर
सूबों को एतमाद में लिए बगैर एतमाद में लेना चाहिए। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लास्ट क्वेश्चन कायरत साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की आपस में चपकलिश की खबरें बहुत ज्यादा मीडिया की जीनत रही हैं, तो इस पर जरा आपका कमेंट अब चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट से बिलावल भुट्टो साहब को डैमेज हुआ है पॉलिटिकली। ऐसा लगा है कि जैसे वो कह रहे हो कि सीरियस नहीं लेना है उन्हें, इस तरह का एक इमेज बनता नजर आया। क्या इस पर इस वक्त सिचुएशन? आप हफ्ता पहले के इंटरव्यू को तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो कल अपनी पग उन्होंने उनके सर पे रखी और उन्होंने कहा कि आवाज़े खल्क को नका, जब लोग नारे मार रहे थे पीपल्स पार्टी के कारकुन के वजीर आजम बिलावल, तो उन्होंने कहा ये आवाज़े खल्क को नकारा है, खुदा समझो। तो मेरा ख्याल है कल बहुत सारी बातें वाज़ेह हो गई। अब पिछले हफ्ते की जो मौजू था उसको अब कोई इस तरह का इशू नहीं है आपके ख्याल से? ठीक इशू है नहीं, मेरे ख्याल कल क्लियर हो गया। ऑलराइट, चलिए बहुत शुक्रिया आपका कायरत साहब, थैंक यू सो के वक्त का। ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और कल का दिन बड़ा अहम है खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके होने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि टेक्निकली -1 हो गया है और इमरान खान साहब जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। इमरान साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये एक अच्छी चॉइस है कि उन्होंने खुद को अलहदा किया है और पार्टी के निशान को सेव करने के लिए उन्होंने एक नामजद कर दिया है अगला चेयरमैन? इसमें ना ये कोई अच्छी या बुरी चॉइस का मामला नहीं है, उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ठीक। इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो इस वक्त जो हैं इस पोजीशन में नहीं है कि वो चेयरमैन बन सकते दोबारा। तो उन्होंने ये फैसला अच्छा ज़रूर किया कि उन्होंने बजाय एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट होती, नए मसाइल होते, तो उसमें उन्होंने गौहर अली खान का फैसला किया और वो कल बन जाएंगे। बाकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत जो है ना वो इतनी होती है कि वो सिलेक्शन ही होती है, वो इलेक्शन कोई नहीं होते। तमाम पार्टियों, सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टियों में अलमी ये है, हमारे यहाँ की पार्टियाँ जो जमहूरी चैम्पियन बनती हैं जमहूरियत की और जमहूरी होने की दावेदार हैं, खुद जमहूरियत उनमें बिल्कुल भी नहीं है, शख्सियत परस्ती है और शख्सियत की बिना पे पार्टियाँ। वो नवाज शरीफ तो फिर क्या समझा जाए कि कोई पर्पस किसी का सर्व हो गया है इस मामले में? इसी वजह से उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए थे, क्योंकि सबके ही इस तरह के होते हैं, उनके करार दिए गए कि जी आप दोबारा करवाएं। उनको टाइम बड़ी दफा दिया गया था ना, कोई इस तरह नहीं। देखिए सबका इशू है कि सबके भी तो इसी तरह के ही होते हैं ना। नहीं, गुजारिश ये ना दो चीजों को मिक्स ना करें। मामला ये है कि जब किसी भी पार्टी का इस तरह से होता है और उसे टाइम होता है तो उसे फिर ये सिलेक्शन करनी पड़ती है। इंट्रा पार्टी सिलेक्शन में तो इलेक्शन नहीं करता और अब भी ये जो है, क्योंकि इनका ये प्रोसेस चल रहा था, ये मुतालबा जायज़ है, 1000% जायज़ है कि तमाम पार्टियों के साथ मसावी होना चाहिए और तमाम को होना चाहिए, लेकिन इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और अब भी किसी का पर्पस जो है ना वो सर्व नहीं हुआ। अच्छा। मामला तो उसी तरह से रहेंगे। चेयरमैन PTI जो हैं वो एक्स चेयरमैन होंगे, वो एक्स हो के भी अब उनका नाम बानी चेयरमैन। ठीक है जज साहब, डू यू रियली थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कागज के ऊपर चेयरमैन कौन हो पार्टी का, असल पावर तो वहीं पे रहेगी जो एक पावर सेंटर होता है पार्टी का, हर पार्टी में हम यही देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी मखदूम अमीन फ़हीम साहब की सदारत में। नई पार्टी रजिस्टर की गई थी जब मुशर्रफ साहब के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बैन किया गया और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने से रोका गया, तो उस वक्त एक नई पार्टी रजिस्टर की गई थी। उस पार्टी में हमेशा जो से है वो या जरदारी साहब की रही है और पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब तक खैर वो तो बहुत ज़्यादा अरसा हयात नहीं रही वापस आने के बाद, तो उनकी रही। तो पार्टी जो होती हैं वो तो लीडर्स ही चलाते हैं ना जी। गौहर खान साहब जो हैं एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी ज़रूर हैं और उनको पार्टी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, तो इमरान खान साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे ज़ाहिर है वो उसका रास्ता तो आसान हो जाता है, ज़ाहिर है पावर और जो सपोर्ट है उनके साथ। लेकिन PTI जो है वो हर तौर पे उसका जो तमाम डिपेंडेंस है, तमाम वोट है या सियासी कुव्वत है, वो उसका मरकज़ और महवर जो है वो तो इमरान खान की ज़ात है और वो चेयरमैन हो ना हो। लेकिन इस पे बड़ी तनकीद हो रही है चौधरी साहब मरकज रहेंगे कि उन्होंने किसी सियासी शख्सियत को, सियासी जो उनके साथी हैं उनको क्यों नहीं बनाया, और अगर थोड़ी देर के लिए भी इवन बनाना था तो उन्होंने अपने किसी वकील को या बिल्कुल एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें कोई अपनी शख्सियत का असर नहीं उसमें लेके आएगा मामलात में,
तो ऐसे शख्स को बनाने के बजाय वो किसी देरीना साथी को क्यों नहीं उन्होंने प्रेफर किया, किसी पॉलिटिकल फिगर को? देखिए, ये तो खान साहब की चॉइस है ना कि वो किसको अपना सपोर्ट देते हैं, उस सपोर्ट में वो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ के, ये या तो वो रुपोश हैं या वो जेलों के अंदर हैं, तो ऐसी सूरत में पार्टी कैसे चलेगी? तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है, खुद वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते क्योंकि कॉन्विक्ट हैं, गलत या सही जो भी है उनको सजा जब तक उनकी मुअत्तल नहीं होती तो वो जो है वो एक उनके रास्ते में हर्डल रहेगी। तो ये बात जो है, अब इसको किसी ने काम तो चलाना है। अब बैरिस्टर गौहर की, जहाँ गौहर में मेरा दोस्त है, बहुत शरीफ आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, डेडिकेटेड आदमी है। अब पॉलिटिकली समझते भी हैं चीज़ों को वो। अब देखते हैं कि वो इमरान खान साहब उनके ज़रिए कैसे पार्टी चलाते हैं। किसी की चॉइस जो है वो आप फ्री चॉइस सबकी है। अगर इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से गौहर खान को इलेक्ट किया है, चलिए मैं इस पे इमरान साहब भी शायद कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान साहब इस अनाउंसमेंट पे भी वैसे बड़ा एक कंफ्यूजन सा फैला, हर वकील आके अपनी तौर पर अपने ही अनाउंसमेंट कर रहा था। तो किसी के थ्रू पार्टी चलाई जाए या खुद एक चलाए, फर्क तो आ जाता है। देखिए अंदर से बाहर बात आते आते कितना फर्क आ जाता है। समीना, इमरान खान साहब की एक शख्सियत है कि वो शुरू से एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। वो अगर आप बतौर क्रिकेटर उनको देखें, बतौर कप्तान भी देखें, तो वो कभी भी किसी की इंटरफेरेंस जो है या इवन टीम में कोई मजबूत खिलाड़ी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्हें खुद भी, एक तो उनकी शख्सियत का करिश्मा है, लेकिन वो खुद नुमाई और खुद परस्ती के कायल हैं। तो ये जो मामला है गौहर अली खान साहब का, बैरिस्टर गौहर अली खान जो है नो डाउट बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन सियासी शख्सियत को ना बनाना, मैं समझता हूँ कि इसका इन्हें नुकसान भी हो सकता है। सियासी लोग सियासी जमात को सियासी अंदाज में चलाते हैं। गौहर साहब का सियासी तजुर्बा चोई साहब इससे तो अच्छा था आपको बना देते, आप भी उनके केस भी लड़ते रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। मामला ये नहीं है, गुजारिश ये है कि चौधरी साहब ने ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ हैं ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ खुश नहीं है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी खान साहब के मसाइल सिर्फ यही नहीं है कि सजा मुअत्तल हो जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे, आगे भी मसले नजर आ रहे हैं। साइफर केस के ऊपर अब जज साहब ने इंदिया दिया है कि 4 हफ्तों में ट्रायल कंप्लीट करेंगे वो, जैसे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस भी थी। तो साइफर केस आपको लग रहा है कि ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, इसका कंक्लूजन निकल आएगा? देखिए, अगर जज साहब ने कहा है तो जिस तरह से उन्होंने कहा उसमें तो लगता है कि हो जाएगा और होना चाहिए। लेकिन काम वही है, जेल ट्रायल ही होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, जहां भी करें तो सही, मुकम्मल तो करें, इससे आर पार तो लगाएं, और जो जुर्म बनता है उस पर सजा दें, नहीं जुर्म बनता तो बरी करें। ये पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना कि ये हो रहा है जी, डेट पै गई है जी, फलाना हो गया जी, ढमकाना हो गया जी, एक दफा मुकाओ काम। वो तो ठीक है, लेकिन इंसाफ के कुछ चौधरी साहब तकाजे भी होते हैं। अभी ये बता रहे हैं खुद ही जो प्रोसिक्यूशन वाले के जनाब, कोई पता नहीं 28 गवाह हैं उनके पास और कोई लंबा चौड़ा मामलात है जो उन्होंने देखने हैं। तो ये सब कुछ 4 हफ्तों में कैसे होगा? और अगेन ये एक जेल ट्रायल है जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं जो डिविजनल बेंच के जज साहिबान हैं 2, कि भाई जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो फिर एक सारी चीज़ कंट्रोवर्सी कोई जनरेट करेगी। नहीं, लेकिन उन्होंने कह तो दिया है कि जेल में जो मर्जी आए। वो तो जेल ट्रायल तो हो रहा है, आज ऑर्डर हो गया, कल सुबह उसकी तारीख है। हाँ जी जी। लेकिन ये मुमकिन हो पाएगा सर 4 हफ्तों में? कैसे होगा? फिर तुसी ओपन ट्रायल कर लो। ओपन ट्रायल ऐसी किस तरह कर लिए सर? वो जान 4 दिनों में खत्म करना चाहिए। जैसे जितनी जल्दी में हैं, जितनी तेजी में हैं, जितने वो हैं भरपूर हुए अपने इंसाफ की स्ट्रीम जो है इस गशिंग आउट ऑफ हिम, तो वो मेरा ख्याल में तो ये जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है 4 दिनों में फैसला करें। कौन सा फैसला अपना आगे जो है वो सस्टेनेबल है। अगर मियाँ नवाज शरीफ की तरह बाद में हालात बदले तो ये भी सारे रिवर्स हो जाएंगे। ये केसेस यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक ले लेते हैं इस पॉइंट
पॉइंट पर वापस आएंगे, फर्दर कुछ बात करेंगे। इंपॉर्टेंट एक हम देख रहे हैं डेवलपमेंट जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। एक ऑनरेबल जस्टिस साहब यानी मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस है उसका मामला भी है, और फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से क्या तैयारियां हो रही हैं, नए वोटर भी एनरोल हो गए हैं, और इसके साथ साथ वो डीलिमिटेशंस की तरफ भी अब कह रहे हैं कि फाइनल वो हो गई हैं चीज़ें। इसके ऊपर भी बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो कहना है कि जनाब वक्त पर ही होंगे इलेक्शन, और शेड्यूल भी जल्द अनाउंस हो जाएगा, 54 रोज़ पहले अनाउंस हो जाएगा। कुछ जो डीलिमिटेशंस की गई उसके बाद ज़्यादातर जो सीट्स हैं मुख्तलिफ सूबों की उस पर ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। बलूचिस्तान में ज़रूर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर भी सबकी नज़र है। नए वोटर बड़ी तादाद में एनरोल हो चुके हैं, तो उनका रुझान क्या है इस पर भी बात करते हैं। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि जो डीलिमिटेशंस हैं वो तो उसमें तो कुछ ज़्यादा में तब्दीलियाँ नज़र नहीं आई इवन मरदमशुमारी के बाद, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का इतना पर्पज़ क्या था और उस पर फिर भी इतने ऑब्जेक्शंस क्यों हैं? देखिए, बात ये है कि होना तो चाहिए ना टाइम पे, हर चीज़ वक्त पे होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आबादी कम होनी शुरू हो जाए, तो आप क्या समझती है फिर मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए? भाई मरदमशुमारी टाइम पे होनी चाहिए और हर दफ़ा होनी चाहिए, इतने साल का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये अब देखें सूबों में वाकई ही उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा कि किसी सूबे की कम हो गई हों सीटें और किसी सूबे में बढ़ गई हों, लेकिन विद इन द सिटीज़ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब अगर किसी शहर की सीटें बढ़ी हैं क्योंकि आबादी वहाँ पे बढ़ी है तो अच्छी बात है, उनके वसाइल बढ़ेंगे, और किसी की कम हुई है तो ये तो ना हो कि वो दूसरों का हक खाता रहे। तीसरी बात ये है कि जो इलेक्शन आज जो फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो देखें पिछली दफ़ा जब 25 जुलाई को वो 12 करोड़ 67 लाख के करीब थे, तो आप ये देखें कि अगर 20 लाख वोटर नया आया है तो अच्छी बात है। ये 20 लाख बेचारा रह जाता वोट डालने से, तो एक वोट की बड़ी अहमियत है। यहाँ तो फिर तकरीबन 20 लाख है। लेकिन 2018 की निस्बत इसमें इस इलेक्शन में अच्छी खासी तादाद में जो नौजवान वोटर है वो नया दाखिल हुआ है। क्या आपको लगता है किसकी तरफ रुझान है उसका? देखिए, नौजवान वोटर जो है ना, ये इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान जो हैं वो ज़्यादा PTI की तरफ उनका रुझान है, लेकिन ये बात भी नहीं है कि पूरा नौजवान ही जो है वो PTI की तरफ है और बाकी सब से नफरत ही करते हैं। ये तो इलेक्शन डे ही बताएगा कि वो आके एंड ऑफ द डे वोट डालते किसे हैं और कितने % वहाँ से वो रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन यूथ जो है अगर उसको इंटैक्ट कर लिया पीपल्स पार्टी ने या दूसरे मुस्लिम लीग ने या किसी भी जमात ने, तो फिर उससे एक डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। क्यों चौधरी साहब, आपको लगता है कि नौजवान नया वोटर जो है ये बेसिकली गेम चेंजर है, ये है वो ट्रम्प कार्ड जो बिल्कुल फैसला बदल सकता है तकदीरों का? तो आपका क्या इस पर ऑब्जर्वेशन है? ये डेफिनेटली जो यंग वोटर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हम ट्रेंड देखते हैं मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया सर्वेस के मुताबिक, वो मौरूसी सियासत से तंग आए हैं, और वो दोनों पार्टियां जो कि पाकिस्तान की सियासत पे 80 की दहाई से 70 से लेके फिर बाद में काबिज रहे हैं 70 से लेके 2000 तक या उसके बाद भी, तो उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं। उसकी बुनियादी वजह समीना ये भी है ना कि दोनों पार्टीज़ के पास मासवाए एक दूसरे की टांग खींचने के कोई और ना तो प्रोग्राम है, ना तो सियासी, माशी, इक्तसादी कोई प्रोग्राम मियां साहब ने के पास कौन सा है सर? अभी तक वो जब आते हैं वो PTI के पास कौन सा प्रोग्राम था? मेरे साथ यह हुआ जी, PTI के पास भी कौन सा प्रोग्राम था? वो तो ये है कि लोग एंगेज कर लिया खान साहब ने यूथ को ज़्यादा, वो बात सही है। PTI के वोटर्स, PTI जो है यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, और सबसे बड़ा उनके पास प्रोग्राम समीना वो एक नई पार्टी है, एक नई पार्टी जो कि डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से नहीं आई है, और उनके लीडर को किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसमें जो उनका क्रिज्मा था वो भी था, और उनको वो यंगस्टर्स को जितना अट्रैक्ट वो करते हैं, फिर उनके साथ उनकी मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उनका यूजेज, वो जो यंगस्टर हैं उनकी जो आजकल की नीड है PTI उनको केटर करती है, और PTI जो है उनको एड्रेस भी करती है, उनपे बात भी करती है। ये जो पार्टी तो जो रवायती सियासी पार्टियां हैं उनके साथ अलमिया ये है कि वो नौजवानों के मसाइल से का इदराक नहीं रखती और उनके ऊपर कोई हल पेश नहीं कर सकती।
ठीक है, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि आखिर क्यों पसंद है यूथ को, इस पर कभी अलग से डिबेट रखेंगे। लेकिन मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से करना है। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ जो एक रेफरेंस फाइल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। चौधरी एतजाज एहसन साहब बड़े सीजन्ड, आपको मालूम है, पॉलिटिशियन भी हैं और माहिर कानून भी हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं बल्कि सुनवा देती हूँ कि एग्जैक्टली उनके जो वर्ड्स हैं वो सामने आ जाए। जी। दूसरा, आज मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं। डू यू थिंक उनके बारे में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? लगता तो यही है। असल बदकिस्मती से हमारी अदालतें, सुपीरियर कोर्ट काफी अरसे से इस तरह डिवाइड हुई हुई हैं कि आप बेंच देख के और बता सकते हैं कि क्या फैसला आएगा। बेंच देख के वो कहते हैं पता लग जाता है। समीना, बात ठीक है एतजाज हसन साहब की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हों या कोई भी हो, अगर कोई चीज़ है ऐसी और वाकई वो साबित हो तो फारिग होना चाहिए और ज़रूर फारिग होना चाहिए। लेकिन इससे भी अहम बात जो है जिस पे हम आज ज़रूर, मैं कहता हूँ, 1 मिनट बात कर लें, पोलियो मुहिम जो शुरू हुई है, और ये देखिए 27 दिसंबर से ये शुरू हुई है, तो ये हमेशा हम सब को चाहिए कि इस पे लोगों को एजुकेट करें कि वो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। उसकी बुनियादी वजह है कि वो जो उनका स्लोगन भी है ना कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बात बिल्कुल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा हर मुहिम में इसको करते हैं एडवोकेट के, बिल्कुल लोगों को चाहिए कि अपने जो बच्चे 5 साल से कम उम्र है उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएं। लेकिन अब बिल्कुल चंद रह गए हैं मिनट, और चौधरी साहब का मैं कमेंट ज़रूर इस पे ले लूँ। चौधरी साहब, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, इसके हवाले से आपकी क्या टेक है? ये सिर्फ क्या टारगेट किया गया जज को, या फिर वाकईतन कोई सिस्टम भी होना चाहिए कि जजेस को भी जवाबदेह हों, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, जजेस को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन जजेस के साथ इंसाफ होता हुआ नज़र इस तरह से आना चाहिए कि किसी को उंगली उठाने की जो है वो बाद में ज़रूरत ना हो। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में जो है प्रोसीडिंग साफ़ और शफाफ तरीके से हो तो उसका रिज़ल्ट जो है लोग एक्सेप्ट करेंगे, और इस तरह से ना हो कि किसी जो फरीक को ऐसा लगे कि उनका फेयर ट्रायल नहीं हुआ, उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। इसको इंश्योर करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपने फैसले करे, तो उस फैसले के ऊपर बिल्कुल सारे मैनो आमीन कहेंगे। जो सब आज तक साफ होता हुआ ऐसा होता नहीं है, जो सब आज तक पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला हुआ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या कोई अदालत, ऐसा कोई इंसाफ हुआ है जिसपे सब राजी हो? मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा कोई इंसाफ जिसमें सब ने कहा कि ठीक हो गया। हमेशा ही चीजें ऐसे ही लगता है कि बदनीयती हो रही है, जिस इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बात यह है सर कि सब ने कहा या गलत बात नहीं होती। बात तो एक है कि अगर होगा सही तो सारों को पता होगा। आप जैसे गैर जानबदार इंडिपेंडेंट जो तज्जिया निगार हैं वो उसको एनालाइज करेंगे ना, तो जब किसी की जो पॉलिटिकल या किसी की एक ओपिनियन हो सकती है, इंटरटेंगल हो सकती है या टिल्टेड हो सकती है, लेकिन गैर जानबदार लोग भी तो होते हैं ना जो इस पर कॉमेंट करते हैं, जो केस की सारी मीन में निकालते हैं। तो जो फैसले सही होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है माशरे में। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, वीसी के इस पे क्या होता है, कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, जाते हुए अब इम्पोर्टेंट मैसेज आपको फिर से डिलीवर कर दें जनाब, जो पोलियो मुहिम के बारे में है। यकीनी तौर पर आप सब इससे पहले भी आगाह हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत कि अपने बच्चों को आप पोलियो के कतरे हर दफ़ा पिलवाएं। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी पिछली दफ़ा अभी 3 महीने पहले पिलवा लिए थे तो अब की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हर जगह पर पोलियो जो वर्कर्स हैं वो पहुँच रहे हैं, पोलियो टीम पहुँच रही है, तो आप उनके साथ पूरा ताउन करें और उनको पोलियो के उसमें ये इतना जरूरी है कि आप जब घर घर में वो टीम जाती है और वो बेल करती है, आसान हो जाता है आपके लिए। तो आपको चाहिए कि आप ना सिर्फ खुद अपने घर में देखें बल्कि अपने इर्द गिर्द भी आप देखें, और जो बच्चे जिन घरों में है छोटे उनको मोटिवेट भी करें कि ये 27 दिसंबर से जो मुहिम शुरू हुई है इसको मैं लाजमी अपने बच्चों को पोलियो के भी अपनी ड्यूटी करते हुए और बड़े नागुफ्ताबे हालात में उन्होंने ड्यूटीज की हैं। और सर आप देखिए कितना आसान हो गया ना आवाम के लिए, तो घर घर पहुंच जाते हैं, आपको खुद कहीं लेके नहीं जाना। तो मैंने तो आज अपनी छोटी बेटी को पिलवा दिया है, आप भी आज लाजमी तौर पर जैसे ही आपके पास टीम पहुंचे आप भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे। आज का प्रोग्राम यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।